जनता दोनों में से किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। इसलिए मैं इस बात दावे के साथ कर रहा हूं कि यह विपक्ष की भूमिका में आज जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी यादव जी नहीं। अच्छा, एक सवाल जो इस वक्त बहुत चर्चा का कारण बना हुआ है, पूरे बिहार में लगभग 18% कहते हैं मुसलमान हैं, और प्रशांत किशोर जी ने हाल ही में घोषणा किया है कि महागठबंधन को अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है तो मैं उसके लिए कुर्बानी दे रहा हूं। और विपक्ष के दिल में सही में अगर मुसलमान के प्रति इतनी आस्था है, जिसका वोट बैंक बना करके वो जीत रहे हैं, वो MY समीकरण नहीं है इकरामुल, जिसको समझिए, वो YM समीकरण है कि जहाँ से मुस्लिम खड़ा हुए हैं वहाँ यादव मुस्लिम को वोट नहीं करता है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में जब विकास के पन्नों को पलटते हैं तो शायद उसमें लिखावट बहुत कम दिखाई देती है, विकास की चर्चा बहुत कम होती है। आपको क्या जनसुराज के विषय में ऋणात्मक बोलने वाले लोग मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। बिहार में मुसलमानों की स्थिति उस दौर में या फिर उस कंडीशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसको फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन है। अगर मुस्लिम भाई जिसको भी जिताना चाहेंगे भागलपुर में तो वो जिता सकते हैं। मुस्लिम भाइयों से यही मेरी अपील है कि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैंडिडेट जो है यह कितना प्रबल है, यह जो है सो बीजेपी को हरा सकता है कि नहीं। सिर्फ आप अगर उनको ईमानदारी से मदद कर देंगे तो वो बीजेपी को आराम से हरा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं पर बड़े हमले कर रहे हैं। बिहार में इस हमलों से चुनाव पर विधानसभा के क्या असर होगा, इस बिंदु पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास पांडे। बरसों बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर ने बिहार में कहते हैं कि विपक्ष की एक सॉलिड भूमिका अदा कर रही है। जो काम राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए था, कांग्रेस को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। ये आवाम का कहना है, आम लोगों का कहना है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि कभी दिलीप जायसवाल, कभी मंगल पांडे, कभी अन्य दूसरे संजय जायसवाल, अन्य नेताओं को जिस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है प्रशांत किशोर की तरफ से और साथ में एविडेंस के साथ में, तो इससे बिहार के विधानसभा चुनाव की सेहत पर कितना असर पड़ेगा? बिहार की जनता क्या जागरूक हो गई है? बहुत धन्यवाद इकरामुल जी कि आपने बहुत संजीदा मुद्दा उठाया है और इतने देर में आपने कई सारे सवालात किए। यूँ तो कहीं आपका ना फुल स्टॉप और कहीं क्वेश्चन मार्क्स नहीं था आपके बात में, लेकिन अगर उसको सिलसिलेवार ढंग से देखें तो इस दौरान में आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। होना भी चाहिए बहुत। जी बिल्कुल। पहला सवाल तो आपने ये किया कि प्रशांत किशोर जी विपक्ष की भूमिका में, तो कायदे में तो विपक्ष की भूमिका महागठबंधन को निभाना चाहिए, लेकिन भाजपा महागठबंधन और NDA दोनों में ने अंदर से साँठ-गाँठ कर ली है कि मैं इस तरह से काम करूंगा, आप इस तरह से काम करिए। ना आप हमारे कार्यशैली पर उंगली उठाएंगे, ना आप के कार्यशैली पर हम उंगली उठाएंगे, और इस तरीके से दोनों अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं। यानी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है निश्चित रूप से। या अगर ऐसा कहा जाए तो विपक्षी के पास इस बात की समझ नहीं है कि हमारे राज्य के मुद्दे क्या होने चाहिए। यही दो बातें हो सकती हैं, या तो विपक्षी को मुद्दे की समझ नहीं है, या विपक्षी मुद्दा समझ के भी दोनों आपस में इस बात के लिए चुप है कि ना आप हम पर ब्लेम लगाइए, ना हम आप पे ब्लेम लगाएंगे, आप भी अपना जीए खाइए, हम भी जी खा रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है, इससे नुकसान तो बिहार के लोगों का होगा। बिहार के लोगों का नुकसान हो ही रहा है। बिहार की लोगों का नुकसान हो ही रहा है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो जनता दोनों में से किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। मैं आपको ये बात डाटा के साथ कह रहा हूँ। बताइए ना। डाटा के साथ ये कह रहा हूँ कि जब 2020 का अगर विधानसभा चुनाव आप देखें तो विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज में दोनों पक्ष के बीच में वोटिंग में जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 0.03% का है। तो मतलब कि 36.33% के आसपास में महागठबंधन का वोटिंग था और 36.67% के आसपास में NDA का वोटिंग परसेंटेज था। तो ये कड़ा टक्कर जो है, ये कड़ा टक्कर ये बता रहा है कि दोनों में से किसी के पास स्पष्ट जनादेश नहीं है। अगर दोनों की अगर परसेंटेज को हम जोड़ दें तो मोटा मोटी 73% के आसपास में आता है। मतलब अगर 2020 के विधानसभा की बात करें तो 27% ऐसी कम्युनिटी है, 27% ऐसे लोग हैं जो ना तो NDA को चाहते हैं और ना ही महागठबंधन को चाहते हैं।
तो ये 27% का जो वोटिंग परसेंटेज है, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, और पिछला 5 साल में जो सरकार की गतिविधि है, इस चीज़ के लेकर के लोगों में और असंतोष फैला है। इसलिए आप जान के चलिए कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो कि निश्चित तौर पे ना तो एनडीए को पसंद कर रहे हैं और ना ही आपके महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जनसुराज पार्टी है, खासतौर से प्रशांत किशोर जी जितना लॉजिकल और जितना इफेक्टफुल बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में मुद्दा स्थापित राजनीति अब होने जा रहा है। चुनाव जो है मुद्दों पर ही होने वाला है। इसका कितना आपको फ़ायदा मिलेगा? आप एक तरफ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं कि हम सरकार नवंबर में बना देंगे, बहुत सारे लोगों के अरमानों का जो गला घोटा गया है अब उन चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा राजनीतिक धड़ा कहता है, उसमें सरकार के लोग भी हैं और दूसरा राजद और कांग्रेस भी है, कि ये कहीं कुछ इफेक्टफुल नहीं है, ये तो बस समझिए कि घुमा फिरा करके लोगों को गुमराह कर रहा है। इसका स्पॉन्सरशिप, इसकी संगठन, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। इतना बड़ा एलिगेशंस और दूसरी तरफ आपका लॉजिकल बातचीत करना और इफेक्टफुल बातचीत करना, इन सब से परे जनता उठ करके आपके विजन से कितना कनेक्ट हो पाएगा? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जनता बहुत अच्छी तरीके से हमसे कनेक्ट हो रही है और इस बात की समझ विपक्षियों को भी है। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं कि विपक्षी इस बात को किस तरह से समझ रहे हैं। बिहार में वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो अगर यदि ये उनका विजन का पार्ट होता कि 400 रुपया वृद्धों को जीने के लायक उपयुक्त राशि नहीं है, तो ये रकम तो वो कभी भी बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो सरकार में थे। उनको यह चीज़ बढ़ाने के लिए किसी के दबाव की ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन जब प्रशांत जी और जनसुराज पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख करके दिया कि जब जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो हम 2000 रुपया लोगों को पेंशन देंगे, तो इस प्रभाव में आकर के ये पेंशन की राशि 400 से सीधा बढ़ के 1100 हुआ। ये पहली बात। प्रशांत किशोर जी, मैं बिंदुवार तरीके से बता रहा हूँ। प्रशांत जी ने ये भी कहा था कि जीविका दीदी, रसोईया, इन सारों का जो वेतनमान है, इन लोगों को जो भी मानदेय दे रहे हैं वो अपूर्ण है, इन लोगों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इस चीज़ में यह चीज़ प्रशांत जी के भी मैनिफेस्टो में है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने भी चुनाव रहते हुए इनको बढ़ाया है। तीसरी बात, नहीं, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। मैं जान रहा हूँ कि आप क्या सवाल करने वाले हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ। बताइए। तीसरी बात यह है कि प्रशांत जी ने यह भी मुद्दा उठाया था कि 94 लाख बिहार में ऐसे परिवार है जिसको 2 लाख रुपया पर आप व्यापार करने के लिए देने का आपने वो किया था, वादा किया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस चीज़ को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया गया। जनसुराज के लोगों ने पुलिस का डंडा भी खाया। तो पुलिस का डंडा खाने के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया देने की घोषणा की। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर यदि जनसुराज का प्रभाव ना होता तो विपक्ष को इस तरह का तब्दीली करने का, इस तरह का इजाफा करने का क्या ज़रूरत था? हो सकता है अगर प्रशांत किशोर को आप इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं ले रहे हैं तो ये बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपका सवाल जो आप शायद पूछने वाले हैं, बताइए, आप ही बताइए। मुझे लगता है ये सवाल आप ये पूछेंगे कि इस चीज़ का क्रेडिट तेजस्वी यादव जी ले रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 1500 रुपया हम जो है पेंशन देंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी 400 से बढ़ा के 1100 कर दिए। मुझे लगता है शायद यही सवाल आप करने वाले थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तेजस्वी यादव जी के दिल में अगर जनता के प्रति इतना स्नेह था तो इस विधानसभा के सत्र के दौरान भी कुछ समय तक वो डिप्टी सीएम थे। अगर उनके मन में इतना ही उबाल था, 17 महीना थे, अगर इतना ही उबाल था तो ये मतलब कि 400 का डाटा बढ़ा के उन्होंने 1500 क्यों नहीं किया? अगर ऑर्गेनिकली वो ऐसा कर दिए होते तो मैं इस बात को मान लेता कि यह दावा जो है विपक्ष का था और यह दावा तेजस्वी यादव जी का था, इसलिए वो 400 से बढ़ के 1100 हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल में ये कार्य क्यों नहीं किया? कर सकते थे। इसलिए मैं इस बात दावे के साथ कर रहा हूँ कि यह विपक्ष की भूमिका में आज जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी यादव जी नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो इस वक्त बहुत चर्चा का कारण बना हुआ है, पूरे बिहार में लगभग 18% कहते हैं मुसलमान हैं, और प्रशांत किशोर जी ने हाल ही में घोषणा किया है कि महागठबंधन को अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है तो मैं उसके लिए कुर्बानी दे रहा हूं कि जिस सीट पर महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेगा, जनसुराज वहाँ पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगा। क्या महागठबंधन ऐसा कर सकती है? तो ये क्या कारण हो सकता है कि मुसलमानों का वोट जनसुराज की तरफ आए, इसलिए आपने इस तरह का एक पॉलिटिकल स्टैंड, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह का आपने छोड़ा है लॉलीपॉप
अगर हमने लॉलीपॉप छोड़ा है और अगर मेरी लॉलीपॉप का समझ विपक्षी को है तो वो करके दिखाएं। अगर इस बात की समझ विपक्ष को है और विपक्ष के दिल में सही में अगर मुसलमान के प्रति इतनी आस्था है, जिसका वोट बैंक बना करके वो जीत रहे हैं, ये करके दिखाएं। हमारी पार्टी ने ऐसा कहा है कि 18% मुस्लिम बिहार में हैं, तो 18% के हिसाब से अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग 40 सीट मुस्लिम भाइयों का बनता है। तो जनसुराज ने यह बात घोषणा किया है कि मैं 40 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाऊंगा। ये कार्य तो जनसुराज कर रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद जी या महागठबंधन जो है MY समीकरण पे काम होता है, वो MY समीकरण नहीं है इकरामुल जी, इसको समझिए। वो YM समीकरण है। मतलब MY समीकरण मतलब हुआ कि मुस्लिम और यादव दोनों मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ से यादव कैंडिडेट खड़ा होते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा, कुछ उदाहरण भी मैं पेश कर पाऊँगा आपको। जहाँ यादव कैंडिडेट राजद से खड़े होते हैं, वहाँ मुस्लिम यादवों को वोट करता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि जहाँ से मुस्लिम खड़ा हुए हैं, वहाँ यादव मुस्लिम को वोट नहीं करता है, तो बिहार के मुसलमान इस पॉलिसी को, इस कंडीशन को समझ नहीं पाए। अब ये मुसलमान तो समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुसलमान भाई इतने बेवकूफ़ है, समझ नहीं रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इस बात को आप समझिए। वो सारी बातें समझ रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम सत्ता में मुझे जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मुझे महागठबंधन में भी नहीं मिल रही है। लेकिन उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था जिसके सहारे वो अपनी बात लोगों तक रख सकें या अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा कर सकें। लेकिन जनसुराज ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने कैंडिडेट को हम लोग खड़ा भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, अब आप आते हैं हम भागलपुर विधानसभा पर, जहां पर आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर के इसमें जनसंपर्क कर रहे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में जब विकास के पन्नों को पलटते हैं तो शायद उसमें लिखावट बहुत कम दिखाई देती है, विकास की चर्चा बहुत कम होती है। अब तक जो भी यहाँ पर सरकारें आई या फिर जो विधायक बन करके यहाँ से गए पटना तक, उन्होंने कुछ किया नहीं भागलपुर के लिए। चाहे आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए या फिर आप मंडल जोन की बात कर लीजिए या तमाम अन्य तरह की बातें करिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। तो विकास पांडे चूँकि एक चिकित्सक हैं और उनकी पार्टी का भी विजन एकदम स्पष्ट है कि उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। तो ब्लूप्रिंट क्या है विकास पांडे का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दे देता हूँ कि भागलपुर में जो विकास के पन्ने थे उस पर लिखावट बहुत कम है। बहुत अच्छा मतलब कि आपने बात बताया। इसका सबसे बड़ी वजह जो है, मैं भागलपुर की जनता को मानता हूँ। कायदे से राजनीतिक तौर पर जनता पे यह आरोप की जनता ठगी गई तो भागलपुर की भी जनता ठगी तो अब चूँकि इकरामुल जी आपका सवाल जो है भागलपुर पर स्पेसिफिक था, इसलिए मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूँगा। चूँकि भागलपुर को आपने कॉन्साइज किया है, इसलिए मैं भागलपुर की बात कर रहा हूँ। जवाब दीजिए जी। भागलपुर की जनता ने, मैं अगर क्रमिक दौर से देखूँ तो भागलपुर में रिपीटेशन बहुत है। कब से देखेंगे? ये अगर यदि जहाँ से मैं राजनीति समझ रहा हूँ 1995 ईस्वी से आप देखिए, 1995 ईस्वी से 2014 तक लगातार भाजपा यहाँ शासन की। दूसरी चीज़ थी कि 2014 से लेकर के अभी तक कांग्रेस भागलपुर में सत्तारूढ़ है। तो भागलपुर की जनता की एक कमी जो मुझे नज़र आती है कि सत्ता परिवर्तन की चीज़ है। अगर एक आदमी को लंबे समय तक आप सत्ता पर बैठा के रखेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सत्ता हमारी जागीदारी है। और जब ये व्यवस्था होगी, जब लोगों को इसके लिए कोई डर नहीं होगा, तो ये बात आप मान के चलिए कि जनप्रतिनिधि आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। आपको सत्ता परिवर्तन करनी चाहिए, ये जनता से मेरी अपील है। ये तो कल भी आप कहेंगे, आप विधायक बन जाएंगे, विकास पांडे विधायक बन जाएंगे, फिर कहेंगे अगले 5 वर्ष के लिए मुझे चुनिए। आप भी तो यही कहेंगे। नहीं, अगर मैं अगले 5 वर्ष में अगर विकास पांडे भागलपुर के विधायक बनते हैं तो 2025 से लेकर 2030 तक अगर भागलपुर में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट विकास अगर नहीं कर पाते हैं तो आप 2030 में विकास पांडे को बदलिए। ये मैं आज कह रहा हूँ। आपको भागलपुर में विकास दिखनी चाहिए, लोगों को पता चले कि 2025 में ये सारा चीज़ भागलपुर में नहीं था और आज हमें ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। अगर ये चीज़ लोगों को नहीं दिखता है तो मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो या तो मैं 2030 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर लड़ूंगा तो लोगों को
मुझे हराना चाहिए। अगर मैंने वैसा विकास जो लोगों को दृश्य दिखता हो, विजुअल मतलब कि डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं। हम अगर आज सैंडिस कंपाउंड गए तो हमको वहाँ दिखा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी का एक कंपाउंड कैसा होना चाहिए। अगर हम मार्केट निकले तो हमको मार्केट का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट का क्या होना चाहिए। भागलपुर के सारे मार्केट एरिया में जाएंगे, कहीं एक बाथरूम तक नहीं है। आप एक अच्छे क्वालिटी के अगर आप मार्केटिंग करने के लिए गए, आपको पूरे मार्केट में ढूंढते रहेंगे, एक बाथरूम तक आपको नहीं मिलेगा। तो क्या यही स्मार्ट सिटी है? और भागलपुर का परचेजिंग पावर बहुत अच्छा है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भागलपुर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। लेकिन उस हिसाब से इसको वैल्यू नहीं मिल पाया। मैं खुद तो कहा कि जनता को परिवर्तन करनी होगी। जब तक आप एक अच्छा विकल्प नहीं चुनेंगे, और विकल्पों के साथ विकल्प को ये डर भी रहना चाहिए कि अगर हम जनता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो अगले बार आप हमें बदलेंगे। यह चीज़ आप जब तक दिखाएंगे नहीं जनता को, जनता जब तक लोगों को अपने जनप्रतिनिधि को दिखाएगी कि नहीं आपने काम नहीं किया, आप साइड हटिए। हम जाति पर या फिर पार्टी पर हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम इस बात पर वोट करेंगे कि आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप डेवलपमेंट आपका नहीं दिखा तो इस बार के आप हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे। सरकार बना रहा है ना? निश्चित रूप से हम सरकार बना रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जो लोग यह बात कर, अच्छा इकरामुल जी, आपने इतने लोगों को मैं देखता हूं कि आप बहुत ग्राउंड लेवल पे भी लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आपको क्या जनसुराज के विषय में ऋणात्मक बोलने वाले लोग मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। हाँ, लोगों का स्टेटमेंट क्या है जो मैं फील कर रहा हूँ कि नहीं, जनसुराज अच्छा है, प्रशांत जी का विजन अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट को भी उतारने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि जीतने वाले कंडीशन में नहीं है। ये आम जनता का ये परसेप्शन है। तो आम जनता को समय आते आते ये महसूस होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आम जनता का जो किसी भी राजनीति के विषय में जो परसेप्शन होता है, ये दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि वो पार्टी कौन सा है, और दूसरा होता है कि कैंडिडेट कौन सा है। तो पार्टी के विषय में तो लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब कैंडिडेट आपके मार्केट में आएंगे, जब उनको सिंबल मिलेगा और जितने पार्टियां हैं सब के लोगों को सिंबल मिलेगा, तब लोग सही में इस बात का मूल्यांकन कर पाएंगे कि किस पार्टी ने कौन सा उम्मीदवार दिया है और किसमें हमें विकास की झलक दिख रही है। इस हिसाब से फिर जनता निर्धारित करेगी कि हमें किसको जनप्रतिनिधि चुनना है। बिहार में मुसलमानों की स्थिति उस दौर में या फिर उस कंडीशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसको फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी आई तो कहा कि भाजपा की बी टीम आ गई। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की AIM थी तो उन्होंने कहा कि वो भी भाजपा की बी टीम है। यानी कि जो MY का समीकरण कह सकते हैं या फिर मुस्लिम वोट बैंक, जिस पार्टी का भी सबसे मजबूत वोट बैंक है, उसको इस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है कि वो दूसरी पार्टी की तरफ झांक नहीं सकता है। इस अधेड़ बुन से निकलने के लिए मुसलमानों को किस तरह के कॉन्फिडेंस में आना होगा, कैसे उसे खुद पर ट्रस्ट करना होगा कि नहीं हमारा डिसीजन और हमारी दिशा सही तरीके से सही दिशा में जा रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि आप जाति पर और अपना जो आपका कोर वोटिंग बैंक है उससे आपको उठना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम महागठबंधन को ही वोट दें। सबसे पहले आपको आपकी ये सोच बदलनी होगी, आपको ये देखना होगा। अगर यदि आप ये कहते हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में जाता हूँ, लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेहनत करिए, अगर हमें लगेगा कि आपकी स्थिति अच्छी है तो हम आप लोगों को एक चंक सपोर्ट करेंगे और आपको जिताएंगे। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ऐसा नहीं हो कि हम जनसुराज को वोट दे दें और इधर मेरा महागठबंधन भी हार जाए और जनसुराज भी हार जाए, बीच में बीजेपी निकल जाए। इस घटनाक्रम से वो लोग डर रहे हैं, जो मैंने उनके बातों को सुना और समझा है। अब मैं मुस्लिम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई आपकी आबादी 18% है और आपका जो कम्युनिटी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60-70% आप वोटिंग करते हैं। प्लस हमेशा हाँ, 70% के आसपास में मुस्लिम कम्युनिटी का वोटिंग होता है। और अगर यदि हम पूरा ओवरऑल भागलपुर का वोटिंग परसेंटेज देखें तो 49% है। तो मुस्लिम वोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वह अगर कुल मिलाकर के नेट इफ़ेक्टिव वोटिंग की मैं बात करूं तो 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन है। अगर मुस्लिम भाई जिसको भी जिताना चाहेंगे भागलपुर में तो वो जिता सकते हैं। मुस्लिम भाइयों से यही मेरी अपील है कि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैंडिडेट जो है यह कितना प्रबल है, यह जो है सो बीजेपी को हरा सकता है कि नहीं। सिर्फ आप अगर उनको ईमानदारी से मदद कर देंगे
तो वो बीजेपी को आराम से हरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका कीमती वक्त हमारे दर्शकों को मिला, सिटी टाइम्स को मिला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकर के कभी कभी हमसे ये पूछ लिया करते हैं। डॉक्टर विकास पांडे को सुना, जो जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं भागलपुर विधानसभा से। और भागलपुर विधानसभा में आपको बताते चले कि कांग्रेस के वर्तमान समय में विधायक हैं, इससे पहले भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा जोर लगाया जा रहा है विकास पांडे की तरफ से, जनसुराज पार्टी की तरफ से, कि इस किले को भेदा जाए और यहाँ से अंग प्रदेश से एक नए संदेश और एक नए मैसेज को पूरे बिहार की सत्ता को दिया जाए कि बिहार में सियासत भी बची हुई है और बिहार में विकास भी बचा हुआ है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देखिएगा तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह समी मेहनत कर रहे थे।